7th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 वाटर। तो वाटर में पहले एक ग्लोसरी में वर्ड दे रखा है टेरेरियम। टेरेरियम का मतलब होता है बेटा एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है अपने छोटे से हाउस प्लांट को रखने के लिए। अलग से आप एक जगह बना देते हो स्पेसिफिकली कि आप अपने जो हाउस प्लांट है उनको वहाँ पे रखोगे, तो उसको बोला जाता है टेरेरियम। ठीक है, देखो टेरेरियम बना हुआ है ना, ग्लास का जार है उसमें प्लांट लगा हुआ है, तो ये क्या है आपका टेरेरियम है। अगर आपने सोचा है पानी, अगर आप वाटर की इमेज अपने माइंड में लोगे तो आपको पानी को याद करते हुए क्या क्या याद आएगा बेटा? रिवर याद आएगी, वाटरफॉल याद आएगा, है ना, पिटर पैटर रेन ड्रॉप याद आएगी, पानी की जो टैप होता है जिसमें से आप ओपन करके पानी निकालते हो पीने के लिए, वो याद आएगा। बच्चे जब बारिश होती थी ना, तो बारिश के टाइम में पेपर बोट बना बना के पानी के अंदर फ्लो किया करते थे मज़े लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो सन से जो हीट निकलती है, सन की हीट की वजह से ही पानी जो है वो वेपर बन के ऊपर हो जाता है। उसी प्रोसेस को एवोपरेशन कहते हैं। सन की जो हीट होती है उससे जो आपका ग्राउंड लेवल पे वाटर होता है वो क्या हो जाता है? एवोपरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे एवोपरेशन कहा जाता है। जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो उसे वो कंडेंस हो जाता है ऊपर जाने के बाद में, तो क्लाउड बन जाता है। और फिर क्लाउड बनने के बाद में जब वो इतना ज़्यादा पानी ऊपर पहुंच जाता है कि क्लाउड उस पानी को अपने अंदर समा नहीं पाते हैं, तब ओवर हो जाता है, तो फिर वो बारिश बन के नीचे आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल आपकी पूरी चलती रहती है, इसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं। अर्थ जो होता है प्रकार का टेरेरियम होता है, जहाँ पे पानी एग्जिट होता है। काफ़ी लंबी सेंचुरी से हमारे अर्थ पर पानी है बेटा। हम पानी को इरिगेशन के लिए हरियाणा में यूज़ करते हैं। अमेजन रिवर जो है वो काफ़ी साल पुरानी है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे रिसोर्स हैं आपके पास, किसके लिए? फ्रेश वाटर के लिए। आपको नदियों से फ्रेश वाटर मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है। ओशन बॉडीज और सी जो है आपको सॉल्टी वाटर देते हैं, फ्रेश वाटर नहीं देते हैं। तो ओशन का पानी सॉल्टी है, सैलिन है, इसका मतलब उस पानी के अंदर क्या है? नमक कंटेंट ज़्यादा है, इसीलिए उस पानी को हम सॉल्टी पानी कह रहे हैं, सॉल्टी वाटर कह रहे हैं। ज़्यादातर जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को क्या होता है फॉर्मूला? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl होता है, ठीक है ना। कॉमन टेबल ये दे रखी है, ये आपको डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लेना, इसमें आपकी सीज को पे ज़्यादा फोकस है। तो देखो बेटा, मैं इसको एक मिनट, आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखो। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है वो है ग्रेट बियर लेक, ठीक है। उसके नीचे आपको लेक दिखाई दे रही है, ग्रेट स्लेव लेक दिखाई दे रही है कि नहीं? सबसे ऊपर कौन सी है? ग्रेट बियर लेक। उसके नीचे कौन सी है? ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है ना। फ़ोन को थोड़ा रोटेट करके देख लेना। तो ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक आपकी कनाडा में है। फिर उसके बाद में विनीपेग लेक, ये भी कनाडा में है। उसके बाद सुपीरियर और हुरोन लेक, ये कनाडा और उसके बॉर्डर पर है, ठीक है, अमेरिका के पे। उसके बाद में सॉल्ट सिटी लेक दिख रही है आपको, मिसिसिपी रिवर दिख रही है, कैरिबियन सी दिख रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे चले तो आपको सबसे पहले बियर और स्लेव लेक दिखाई दी, उसके बाद विनीपेग दिखाई दी, उसके बाद सुपीरियर दिखाई दी, हुरोन दिखाई दी, सिटी लेक दिखाई दी, मिसिसिपी रिवर, कैरिबियन सी। उसके बाद बेटा नीचे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अमेजन रिवर है। उसके बाद देखो आप बेटा यूरोप में डैन्यूब रिवर है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। अगर आप इधर ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे तो सबसे पहले मेडिटेरियन सी पड़ेगा, उसके बाद ब्लैक सी पड़ेगा और उसके बाद में कैस्पियन सी पड़ेगा, है ना। और नीचे रेड सी है, अरेबियन सी। इंडिया में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई दे रही है। चाइना में हवांगू रिवर दिखाई दे रही है, जिसे येलो रिवर भी कहा जाता है। चाइना का शोक इसे बोला जाता है। इधर ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ऑस्ट्रेलिया में बेटा डार्लिंग रिवर दिखाई दे रही है और कोरल सी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स थी। अब देखो बेटा आगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। सैलिनिटी क्या होता है? आपके बॉक्स में लिखा है सैलिनिटी का मतलब होता है बेटा, अगर आपने 1000 ग्राम पानी लिया है तो उस 1000 ग्राम पानी में नमक की कितनी मात्रा है, यही आपकी सैलिनिटी होती है। एवरेज सैलिनिटी जो होती है पानी के अंदर नमक की मात्रा 35% तक होती है। अगर आप देखोगे तो आपका अर्थ का जो सरफेस है वो उस पर कम से कम 3/4 पानी है, यानी अर्थ के सरफेस पर कितना वाटर है? 3/4 वाटर है ना। अगर आप देखोगे लैंड में तो, लेकिन वो पानी सैलिन है, सबसे ज़्यादा 97.3 आपका पानी सैलिन है, ओशन में है, समुद्र में है, नमक के रूप में है, ठीक है, नमक बनाने के लिए यूज़ होता है। आइस कैप में आपका 2% है, ग्राउंड वाटर आपका 0.68, फ्रेश वाटर लेक आपका 0.009, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स आपका 0.09, एटमॉस्फेयर में 0.0019 और रिवर्स में ओनली 0.001। तो सबसे बड़ा सब कम आपको रिवर में ही दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है। तो पूरा 100% पानी है। इसमें बोला है कि 2 लीटर पानी लो एक्टिविटी में
और टोटल जो आपका अर्थ का सरफेस है उसको रिप्रेजेंट करो उस पानी से। अगर 12 स्पून पानी लो आप अपने बर्तन में, उसे बाउल में डाल दो। उसके बाद बचे हुए पानी जो है वो आपका सॉल्टी वाटर है, जो ओशन में मिलता है और सीज़ में मिलता है। 12 स्पून जो पानी है आपका, वो आपका टोटल फ्रेश वाटर है अर्थ का, जो आपको अलग अलग लेयर्स में दिखेगा। रिवर्स के रूप में दिखेगा, ग्राउंड वाटर के रूप में दिखेगा, लेक्स के रूप में दिखेगा, पॉन्ड्स के रूप में दिखेगा। ठीक है, तो वाटर आपको पता है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो आप थर्स्ट से मर जाएंगे, प्यासे आपकी जान भी जा सकती है। तो बहुत ही प्रीसियस रिसोर्स है आपका पानी जो है। ठीक है, उसके बाद देखो ओशियन सर्कुलेशन। आपका कभी कभी आपने देखा होगा कि बेरिंग फील्ड में शी शोर्स पे पानी क्या होता है, शी शोर पे आता है और फिर चला जाता है। तो जो वेट सैंड होती है आपकी बीच पे, वेट सैंड मतलब समझ रहे हो बेटा, गीली जो सैंड होती है आपकी बीच पे, तो कूल ब्रीज वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं। सी बर्ड्स बोलते हैं हम उनको, वहाँ पे नमक की खुशबू भी आपको आती है। और जो वेव्स होती है उनमें से आवाज़ भी निकलती है, उसे बोलते हैं म्यूज़िक भी बोलते हैं वेव का। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत लगती हैं वहाँ पे। पानी काल में रहता है पॉन्ड्स में और लेक्स में। ओशन में पानी काल में बहुत कम रहता है। ओशन वाटर का पानी हमेशा कंटिन्यू मूव करता रहता है, लेकिन पॉन्ड का और लेक का पानी कैसा रहता है बेटा, काल में रहता है, स्टिल रहता है। ठीक है ना, लेकिन ओशन का पानी स्टिल नहीं रहता है। ओशन का पानी को आप डिवाइड करोगे, वेव्स चलती हैं, टाइड्स आपके ओशन के पानी में चलती हैं, करंट आपके ओशन के पानी में चलती हैं। तो ओशन का जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करता है, वो स्टिल नहीं रहता है। लेकिन आपका पॉन्ड्स का और लेक का जो पानी है वो आपका स्टिल रहता है, वो कंटिन्यू मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट कैसे देखोगे आप ओशन का, करंट के रूप में, टाइड्स के रूप में, वेव्स के रूप में आपको ओशन का मूवमेंट पता चलेगा। 22 मार्च का जो दिन है बेटा, आप वो वर्ल्ड वाटर डे के रूप में बनाते हो, जिससे कि लोगों को ये इनकरेज किया जाए कि पानी को उन्हें क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है, अब वेव्स देखो, वेव्स बेटा आपका क्या होता है, पानी का ही मूवमेंट होता है आपका। जब आप पानी से खेल रहे होते हैं तो बीच पर आपने देखा होगा पानी एक बार आपके पास में आएगा, आपके पैरों तक, फिर वापस चला जाएगा। यानी पानी एक बार शोर तक आता है और फिर दोबारा से आपका ओशन सरफेस के पास चला जाता है। तो ये राइज और फॉल होता है ना, पानी का बार बार आना तट पे और फिर तट से पानी का वापस पीछे चले जाना, यही आपका वेव्स कहलाती है बेटा। ठीक है ना, तो सरफेस पे पानी एकदम से क्या करता है, ऊपर राइज करके जाता है। टाइड्स होती है बेटा, जो मैंने भी बताया वो तो टाइड्स होती है कि पानी का सी शोर पे आना और फिर चला जाना, वो टाइड्स होती हैं। लेकिन पानी का एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर ओशन पे राइज हो जाना और फिर एकदम नीचे गिर जाना, ये आपकी क्या होती है, वेव्स होती हैं। ठीक है ना, तो जब स्टॉर्म आता है तो विंड बहुत तेज़ तेज़ चलने लगती है हाई स्पीड से, तो उससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनने लगती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। कभी कभी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये सारे जब ओशन का बहुत ज़्यादा पानी आपके सरफेस पर आ जाए टाइडल वेव्स के फॉर्म में, तो उसे सुनामी बोला जाता है, जिसकी हाइट कम से कम 15 मीटर तक हो जाती है। लार्जेस्ट सुनामी की हाइट 150 मीटर तक भी हो सकती है, 15 से 150 मीटर तक हाइट होती है। होता कब है बेटा, अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनो आ जाए, समुद्र में थोड़ी बहुत भी खलबली मच जाए और वेव्स बहुत ऊंची ऊंची उठ करके आपके तर तक आने लगे, पानी बहुत हाई लेवल तक आने लगे, 15 मीटर से 150 मीटर तक, तो वो आपकी सुनामी हो जाती है। स्पीड उसकी 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। 2004 में सुनामी आई थी इंडिया में, कोस्टल एरिया में, अंडमान निकोबार में एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरीके से डूब गया था। तो इंदिरा पॉइंट कब डूबा था बेटा, 2004 में। तो अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी से डूब गया था। सुनामी बेटा एक प्रकार का जापानीज़ वर्ड है जिसमें टी साइलेंट होता है, इसका मतलब होता है हरवर वेव्स, हरवर मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। ठीक है ना, तो सुनामी का जो आई थी 2004 में, वो 26 दिसंबर को आई थी, अर्थक्वेक के साथ आई थी। एपिसेंटर जो था वो उसका सुमात्रा जो है उसकी वेस्टर्न बाउंड्री के बहुत पास में था। तो हमारे अंडमान निकोबार के पास में ही है, थोड़ा सा दूर है सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है सुमात्रा, है ना, वहाँ पर आपका उसके वेस्टर्न पार्ट में इसका एपिसेंटर था। रिक्टर स्केल पर 9.0 का था ये आपका अर्थक्वेक की वजह से ही सुनामी आई थी, उसमें हमारा इंडिया का इंदिरा पॉइंट जो था वो डूब गया था। ठीक है, इंडियन प्लेट जो थी वर्मा प्लेट के अंदर चली गई थी, सडन मूवमेंट हुआ था, तो सी फ्लोर जो था उसकी वजह से अर्थक्वेक हो गया और ओशन का पानी डिस्प्लेस होने लगा, 10 से 20 मीटर डिस्प्लेस हो गया और डाउनवर्ड चला गया डायरेक्शन में। बहुत सारा पानी का मास जो था और उसने तट पे अटैक करा, कोस्ट लाइन्स पे अटैक करा और उसकी वजह से आपकी सुनामी जो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई थी, ये सब बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अंडमान निकोबार का साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट पूरी तरीके से डूब गया था। श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, 700 से 900 किलोमीटर पर आवर से लेकर 70 किलोमीटर पर आवर से तक इसकी स्पीड जो है रही थी। ठीक है ना, सुनामी ने बहुत कम से कम 3 किलोमीटर की डेप्थ तक लोगों को अफेक्ट किया था और कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश को भी इफेक्ट करा, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार सब जगह उसने बहुत तबाही मचाई थी। अर्थक्वेक जो था उसे हम पहले से पता नहीं कर पाए थे कि अर्थक्वेक आने वाला है, इसलिए ऐसा पहले से पता कर लेते तो हम कोस्टल एरिया से लोगों को खाली करवा देते, लेकिन हम पहले से पता नहीं कर पाए थे कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है ना, इसलिए अचानक से अर्थक्वेक आया, अचानक से सुनामी आई और बहुत तबाही मच गई। ठीक है, तो सुनामी जो है इंडियन ओशन में वैसे रेयर ही आती है, लेकिन अब जो 26 दिसंबर 2004 को आई थी वो साउथ और साउथ ईस्ट एशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुई
थी, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान करा था, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था हमारे पास में, इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान की भरपाई करनी पड़ी थी। आजकल तो अर्थक्वेक का वॉल्केनो आने से पहले ही बता देते हैं साइंटिस्ट के आने वाला है, तो हम पहले से ही अपने प्री मेजर ले लेते हैं, अपने पहले से ही सावधान हो जाते हैं, ठीक है। टाइड्स बंद होता है बेटा आपके ओशन वाटर का राइज और फॉल होना, है ना। एक दिन में 2 बार होता है आपका, एक दिन में 2 बार होता है टाइड का, पानी का राइज होता है और फॉल होता है, ऐसा काम एक दिन में 2 बार होता है, इसे आप टाइड बोलते हैं। हाई टाइड का मतलब होता है पानी का शोर पर हाईएस्ट लेवल तक आ जाना, और लो टाइड का मतलब होता है पानी का शोर से लोएस्ट लेवल तक वापस चले जाना, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा होता है, सन और मून दोनों ही ग्रेविटेशनल पुल लगा रहे होते हैं हर सरफेस, तो इस वजह से टाइड आती हैं। तो सन के और मून के दोनों के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही हमारे अर्थ पर टाइड्स का मूवमेंट होता है, टाइड्स आती हैं। पानी जब बहुत ज़्यादा क्लोज होता है मून के, तो इसका मतलब मून अपनी तरफ पुल कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो हाई टाइड आ रहा है। और जब फुल मून होता है तो फुल मून से लेकर के न्यू मून तक आपका सन और मून अर्थ तीनों एक ही लाइन में होते हैं, तो इस समय सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड आता है। कोई वो अगर आपसे पूछे तो बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड, सबसे बड़ा टाइड कब आएगा, तो तब जब सन मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में होंगे, तब आपका सबसे हाई टाइड आएगा। और इस टाइड को ही आपको स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइड होता है जिस समय आपके सन मून और तीनों एक ही लाइन में होते हैं, उसे स्प्रिंग टाइड भी बोलते हैं, और सबसे हाईएस्ट टाइड होता है वो। जब आपका मून जो होता है वो क्वार्टरली होता है, ओशन वाटर डायगोनली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का लो टाइड में चला जाता है, ठीक है ना। तो देखो स्प्रिंग टाइड का नीचे वाला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, और नीप टाइड का दिख रहा होगा। जब मून और सन परपेंडिकुलर होते हैं, यानी मून अर्थ के ऊपर होता है और सन आप अर्थ के एकदम पहले होता है, नीप टाइड यानी स्लो टाइड होता है, लो टाइड होता है। और जब ये तीनों पैरेलल हो जाते हैं तो आपका हाई टाइड हो जाता है, ठीक है ना। हाई टाइड से आपका नेविगेशन में मदद मिलती है, ये पानी के लेवल को शोर तक पहुंचा देता है, इससे कि शिप आसानी से हार्बर तक पहुंच जाती है इजीली। हाई टाइड आपकी फिशिंग में मदद करता है, फिश आपके शोर के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, तो फिशरमैन आसानी से उन्हें पकड़ लेते हैं और अपना वो जो बिजनेस है उसे कंटिन्यू कर पाते हैं। राई और फॉल की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हो, क्योंकि जैसे ही पानी राइज करेगा आपकी टरबाइन को मूवमेंट करने में मदद मिलेगी, और आपका क्या हो जाएगा बेटा, पानी के मूवमेंट से आपकी बिजली बन जाएगी, ठीक है। तो ओशन करंट बेटा आपके कुछ और नहीं बल्कि वाटर का ही फ्लो करना होता है। पानी जो आपका कॉन्स्टेंटली फ्लो करता रहता है ना ओशन सिर्फ एक डेफिनेट डायरेक्शन में, यानी पानी फ्लो करता है एक डेफिनेट डायरेक्शन में, तो उसको ही ओशन करंट कहते हैं। ये जो पानी फ्लो करता है आपका, ये ओशन के सरफेस के ऊपर करता है, कॉन्स्टेंटली फ्लो करता है, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये गर्म भी होती हैं ठंडी भी होती हैं। गर्म और ठंडी कैसे, अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही हैं तो ये कैसी होंगी, गर्म होंगी, लेकिन अगर ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं तो ये ठंडी होंगी। लैब्राडोर ओशन करंट आपकी ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम आपकी गर्म है, क्योंकि लैब्राडोर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है, गल्फ स्ट्रीम आपकी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। तो ये जो ओशन करंट है ये आपके टेम्परेचर को प्रभावित करती है। जहाँ से जा रही होंगी वहाँ के टेम्परेचर को, अगर गर्म होगी तो वहाँ के टेम्परेचर गर्म कर देती हैं, और ठंडी होती है तो वहाँ के टेम्परेचर को ठंडी कर देती हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर बेटा आपका गर्म और ठंडा पानी दोनों एक साथ मिल जाते हैं, वहाँ पे आपकी फिशिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। फिशिंग के लिए सबसे बेस्ट एरिया होता है। ये आपका टोटल डायग्राम है सारी करंट का। जो बेटा आपकी रेड कलर की है वो आपकी वार्म है, और जो आपकी ब्लू कलर की है वो आपकी कोल्ड है। तो सबसे पहले आपकी रेड कलर वाली देखो, रेड कलर वाली में सबसे पहले आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिखाई दे रही है, उसके बाद अलास्का दिखाई दे रही है ना, उधर आपकी ठंडी है कैलिफोर्निया। उसके बाद देखो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट दिखाई दे रही है, गल्फ स्ट्रीम दिखाई दे रही है, और लेब्राडोर दिखाई दे रही है, ठंडी है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दिखाई दे रही है, नीचे आपकी कैनरीज। तो इधर आपको ठंडी कौन मिली, कैलिफोर्निया मिली अमेरिका के पास में। उधर आपको यूरोप के पास में कौन मिली, कैनारी मिली, जो कि ठंडी करंट थी, ठीक है। इधर जापान के पास में आपको कौन सी ठंडी करंट मिली, ओयोशियो। तो शुरू करते हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका के पास, कैनारी आपकी यूरोप में, और ओयोशियो आपकी जापान में ठंडी करंट है। ओयोशियो ठंडी करंट है। गर्म देखोगे बेटा तो इधर आपको मिली अलास्का, उसके बाद मिली गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसके बाद आपको मिली कुरोशियो। तो कुरोशियो आपकी क्या है, गर्म करंट है, और ओयोशियो आपकी ठंडी करंट है, ठीक है ना। नीचे देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में तो इक्वेटोरियल काउंटर करंट गर्म है आपकी, ठीक है ना, और ठंडी आपकी कौन सी है, हम्बल बोल्ट और पेरू करंट, जो कि आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इधर आपकी ठंडी करंट कौन सी है, बेंगोला करंट, जो आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। बेंगोला करंट ठंडी है। इधर आपकी कौन सी ठंडी है बेटा, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी ठंडी करंट है, ठीक है ना। और गर्म में देखो तो इधर मैंने इक्वेटोरियल काउंटर करंट बताई, उसके बाद बेटा ब्राजीलियन करंट आपकी गर्म करंट है, उसके बाद आपकी अगुलास जो आपकी अमेरिका यूरोप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के एकदम कहाँ पर है, ईस्ट में है अगुलास, ये आपकी गर्म करंट है ना। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आपकी गर्म करंट है, और उसके बाद आपकी कुरोशियो तो मैंने आपको बताई दी थी। तो ठंडी में बेटा इधर आपकी वेस्ट विंड
ड्रिफ्ट है, और हम्बरबोल्ट है पेरू की, जो कि आपके साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद आपकी फॉकलैंड, देखो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इधर साइड में तो हम्बरबोल्ट है, इधर साइड में फॉकलैंड है। दो ठंडी करंट दिखाई दे रही हैं आपको, इधर साइड में तो आपको हम्बरबोल्ट करंट दिखाई दे रही होगी और दूसरी साइड में आपको फॉकलैंड दिखाई दे रही होगी। और इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखो बेटा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट दिखाई दे रही होगी, एक बेंगोला करंट दिखाई दे रही होगी, और इधर की साइड में अगुला। तो आप देखो अमेरिका, साउथ अमेरिका में दो दिखाई दी आपको, कौन कौन सी, एक तो फॉकलैंड और एक हम्बरबोल्ट, है ना। और अफ्रीका में आपको दो दिखाई दी, कौन कौन सी, एक तो अगुलास और एक बेंगोला। दोबारा से रिवीजन करो तो आपको कौन सी दिखाई दी, हम्बरबोल्ट दिखाई दी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम्बरबोल्ट दिखाई दी और फॉकलैंड दिखाई दी, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बेंगोला दिखाई दी और अगुलास दिखाई दी, ठीक है ना। तो हम्बरबोल्ट या फिर पेरू आपकी कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के पास, फॉकलैंड कहाँ है, साउथ अमेरिका के पास, और बेंगोला कहाँ है आपकी, बेंगोला आपकी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास, और अगुलास भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास। इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन आपकी कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन करंट के पास में, ठीक है। तो दिखाई दे गई आपको ठंडी करंट और गर्म करंट। जापान और ईस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका सब जगह आपकी ठंडी और गर्म दो प्रकार की करंट पाई जाती है। ये नेविगेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है इनसे, ठीक है। सारी याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो आपका चैप्टर ये ख़त्म हो गया।